आज हम एसएससी के क्वेश्चन वेलकम टू आवर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग एसएससी का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि उपर्युक्त सभी ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार प्रायः गायें होती थी, ना कि जमीन। उपर्युक्त सभी ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है। उनकी अधिकांश युद्ध गाय को लेकर ही हुए। ऋग्वेद में युद्ध का प्रायः गविष्टि गाय का अन्वेषण है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहाँ कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई, उसमें आमतौर पर गायें और दासियाँ होती थी और भूमि कभी ना होती थी। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए ज़मीन पर कब्जा करते होंगे। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए ज़मीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग। त्रिपिटक नहीं होगा, वेद नहीं होगा, आर्य सूत्र नहीं होगा, अंग होगा। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 परिकरणी, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुप्रयोग सूत्र होते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 परिकरण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र का आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तीसरी बौद्ध द्विपरिषद, कलिंग युद्ध, बौद्ध धर्म को अपनाना, मिशनरी को सलाम भेजना, कलिंग युद्ध। अशोक का प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध के घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति का त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया गया है। कौन सा नीति? धम्म घोष। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल, मयूरशर्मन। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल, मयूरशर्मन। निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? खारवेल। प्राचीन काल में खारवेल कलिंग का एक महान शासक था। खारवेल कलिंग का वीर एवं प्रतापी शासक था। इसके बारे में इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत हथी गुफा अभिलेख है। यह द्वितीय सदी ईसा पूर्व में शासक हुआ था तथा इसका संबंध खारवेल के चेदी वंश से था।
इसने अनेक विजय प्राप्त की जिनमें मगध के शासक बृहस्पति मित्र पर तथा दक्षिण के सातवाहन शासक पर विजय प्रमुख है। शासक बृहस्पति मित्र पर दक्षिण के सातवाहन शासक पर विजय प्रमुख था। सातवाहन शासक पर विजय प्रमुख है। यह जैनी तीर्थकार की मूर्ति को मगध से कलिंग हाँ। यह जैन तीर्थकार की मूर्ति को मगध से कलिंग ले जाने में सफल रहा। पर विजय प्रमुख है। यह जैन तीर्थकार की मूर्ति के मगध से कलिंग के ले जाने में सफल रहा। इसने कृषि हेतु नहरों का निर्माण करवाया तथा प्राची नदी के दोनों तटों पर महाविजय प्रसाद नाम महल बनवाया। महाविजय प्रसाद नाम याद रखना, महाविजय प्रसाद नाम महल बनवाया। यह जैन धर्म का अनुयायी था। याद रखना, यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने एरा महाराज, मेघवान, कलिंगाधिपति आदि उपाधियां भी धारण की थी। इसने एरा महाराज, मेघवान, कलिंगाधिपति आदि उपाधियां भी धारण की थी। इसने एरा महाराज, मेघवान, कलिंगाधिपति आदि उपाधियां भी धारण की थी। एलोरा में गुफा एवं सिलोर किरण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? एलोरा में गुफा एवं सिलोत्कीर्ण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? केवल बौद्धों और जैनों का, हिंदू, बौद्ध और जैनों का। एलोरा में गुफा एवं सिलोत्कीर्ण मंदिर हिंदू, बौद्ध और जैनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एलोरा में गुफा एवं सिलोत्कीर्ण मंदिर हिंदू, बौद्ध और जैनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ह्वेनसांग किसके शासन के दौरान भारत आया था? ह्वेनसांग किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, कौन सा होगा इसमें? हर्षवर्धन। प्रसिद्ध चीनी के ह्वेनसांग लगभग 630 से 643 ईस्वी के मध्य हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। कब से कब? 630 से 643। चीनी यात्री ह्वेनसांग लगभग 630 से 643 ईस्वी के मध्य हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान आया था। ह्वेनसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत सीयूकी नामक ग्रंथ तथा उसके मित्र ह्यूली द्वारा रचित ह्वेनसांग की जीवनी से प्राप्त होता है। ह्वेनसांग के विवरण से तत्कालीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और प्रशासकीय पक्ष की जानकारी प्राप्त होती है। प्रशासकीय पक्ष की जानकारी प्राप्त होती है। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, आलम शाह, बलबन, इल्तुतमिश। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, आलम शाह, बलबन, इल्तुतमिश है। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक इल्तुतमिश को माना जाता है। इसकी सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206-1210 ईस्वी में था। इसकी सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी में था।
किंतु दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश 1211 से 1236 इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी है। याद रखना, संस्थापक इल्तुतमिश था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की शाही संरचना प्रमुख अंगों एकता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। इल्तुतमिश को दिया जाता था। इसके साथ ही इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। के निजामी के अनुसार इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक शिक्षा शासन, एक शासन व्यवस्था, एक शासन व्यवस्था, एक शासन व्यवस्था, एक शासन व्यवस्था और शासक वर्ग प्रदान किए। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? प्रथम विजयनगर शासक कौन था? प्रथम विजयनगर शासक कौन था? हरिहर बुक्का, हरिहर देवराय। हरिहर बुक्का, हरिहर देवराय। ठीक, इसमें से कौन सा होगा? हरिहर। गोवा को बहमनियों से सर्वप्रथम छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक हरिहर था। 1377 ईस्वी में उसने बहमनियों सुल्तान मुजाहिद की मृत्यु के कारण हुई अव्यवस्था का लाभ उठाकर गोवा को जीत लिया था। सुल्तान मुजाहिद की मृत्यु के कारण हुई अव्यवस्था का लाभ उठाकर गोवा को जीत लिया। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु आगरा में। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई थी। प्रारंभ में उसे नूर अफगान, आधुनिक आराम बाग में दफनाया गया था, परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में याद रखना, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में को आगरा में हुई थी। प्रारंभ में उसे नूर अफगान आधुनिक आराम बाग, यह बाग में दफनाया गया था। आधुनिक आराम बाग, नूर अफगान दफनाया गया था, परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। ठीक। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुणे, करवार, पुरंदर, रायगढ़। कहाँ थी? रायगढ़ था। शिवजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। शिवजी द्वारा 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक यहीं पर करवाया था। राज्याभिषेक यहीं पर करवाया था।